हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। क्या हाल चाल हैं आपके। परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ रही हैं और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक नए जोश के साथ लगे रहिए तैयारी में, कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। अब अगर कसर रह गई तो ये आपको परेशान करेगी। अब कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, पूरी जी जान लगा दीजिए पढ़ाई में। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया हम ले रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया पहली अभिक्रिया है माय डियर स्टूडेंट्स अपनी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया भी साथ में मैं आपको बता दूं तुलनात्मक रूप से इन दोनों को, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया आप इसी को कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। देखिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा एक दिखाता हूं आपको एग्जांपल। आप देखेंगे जब कोई एक अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक से कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा। इसको अगर आप गर्म करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इन दो रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये जो है ये है अभिकारक, रिएक्टेंट अभिकारक, और यहां जो बनता है तीर के चिन्ह के सामने वो माय डियर स्टूडेंट्स होता है उत्पाद, प्रोडक्ट। यहां पर अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट है और उत्पाद दो हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब आप क्या देख पा रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कोई दो अभिकारक हैं और वो दोनों जुड़कर के एक अकेला उत्पाद बना रहे हैं। बहुत सिंपल सी रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर संयोजित होकर एक अकेला उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जबकि वियोजन अभिक्रिया कोई एक अकेला अभिकारक टूटकर अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। यहां संयोजन हो रहा है अभिकारकों में, उत्पाद एक अकेला बन रहा है, जबकि यहां अभिकारक एक अकेला है और उत्पाद दो या दो से अधिक बनेंगे। ये होती है अपनी संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। यहां पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, मैग्नीशियम रिबन का दहन, फर्स्ट रिएक्शन अपनी किताब में जो है मैग्नीशियम दहन। दहन बोले तो जलना, दहन का मतलब जलना, और जब जलेगी कोई चीज तो हमेशा ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी। ये कार्बन का जलना, कोयले का जलना या लकड़ी का जलना, लकड़ी में भी कार्बन जलता है, कोयले में भी कार्बन जलता है, केवल कार्बन जले तो भी कार्बन जलता है। कोक का जलना, ये सब कार्बन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होगी। यहां मैग्नीशियम के साथ क्रिया होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब हमें क्या देखना होता है बच्चों कि यहां पर समीकरण को संतुलित करके देखना होता है या नहीं। देखो यहां कार्बन एक था, यहां ऑक्सीजन दो थे, यहां भी एक है दो है, दोनों तरफ अभिकारक में और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यहां मैग्नीशियम ऑक्सीजन दो था, यहां एक है, तो हम यहां सूत्र से पहले दो लगा के ऑक्सीजन को बराबर कर देंगे। अब मैग्नीशियम दो हो गया तो हम यहां पर दो लगा देंगे। तो इस प्रकार से समीकरण होता है संतुलित, ठीक है बच्चों। तो ये संयोजन अभिक्रिया है अपनी, और वो अपनी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। तो ये संयोजन और वियोजन को आप बहुत ही आसानी के साथ में समझ सकते हैं, कोई खास इसमें है नहीं। एग्जाम में प्रश्न आएगा अभिक्रिया की परिभाषा और एक एग्जाम्पल पूछेगा, आपको जो एग्जाम्पल अच्छा लगे वो दे देंगे आप, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं इसके साथ में। ये जो मैंने यहां पदार्थ लिख रखा है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। पत्थर जो होते हैं अपने उनका रासायनिक समीकरण है बच्चों, ये रासायनिक सूत्र है, सॉरी रासायनिक सूत्र, ये रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप जो कली के भट्टे होते हैं ना, उनमें पहले पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े करके तोड़ के उसके अंदर भरा जाता है, साथ में उसमें बुरादा भरा जाता है जलाने के लिए। इसको जलाते हैं तब आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो उड़ जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड, इस कैल्शियम ऑक्साइड की अगर अपन बात करें
जो हमने प्राप्त किया है ये कहलाता है चूना पत्थर। क्या कहलाता है बच्चों? चूना पत्थर है। ये चूने का पत्थर है, बिना भुजा चूना भी कहते हैं इसको, बिना भुजा चूना। बच्चों ध्यान रखना है, बिना भुजा चूने का सूत्र है ये। इसको आप ला करके घर पे पानी में डालते हैं, H2O। जब इसको आप पानी में डालते हैं तो आपको पता है एक पदार्थ मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना, या इसे आप कह सकते हो चूने का पानी। चूने का पानी जो सफेद रंग का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया बच्चों आपका चूने का पानी। समीकरण ऑलरेडी संतुलित है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर है। ये चूने का पानी बना, साथ में यहां अभिक्रिया के अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। याद करो कभी आपने इसको डाला हो, कली के पत्थर को जब आप पानी में डालते हो तो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जब ऊष्मा निकलती है तो उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो बच्चों यहां पर यह बात हुई क्लियर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा पदार्थ बताइए जिसका उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो उसका नाम है चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड। और पुताई के समय हम जिस चीज की पुताई कर रहे हैं उसका सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना या चूने का पानी। और चूने का पानी जो है, कहते हैं कि दीवारों पर जो चमक है वो 2-3-4 दिन बाद आती है। तो होता क्या है, आपने किस चीज की पुताई की थी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, इसकी पुताई की आपने दीवारों पर। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ में अभिक्रिया करती है और क्या बना देती है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसका थोड़ी देर पहले हमने सूत्र पढ़ा था। ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बन जाती है उस दीवार के ऊपर। इसकी वजह से क्या आ जाती है? विशेष प्रकार की चमक आ जाती है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से 2-4 दिन बाद जो दीवारों पर चमक आती है उसकी वजह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो भुजा हुआ चूना है या पानी है चूने का, जिसकी हमने सफ़ेदी की है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके और कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। जल तो वाष्प के रूप में निकल जाएगा, है ना, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से उसके ऊपर क्या आ जाती है? विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। ये चूना पत्थर जो होता है, सॉरी पत्थर जो होता है, उसका सूत्र चाहे कोई पत्थर हो, संगमरमर हो, मार्बल हो, सबका रासायनिक सूत्र ये है। ये बिना भुजा चूना कैल्शियम ऑक्साइड और ये भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, ये कुछ जानकारी थी आपकी यहां पर सिंपल सी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। जो अपघटन अभिक्रिया है बच्चों, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया जो अभी हमने पढ़ी, वो अभिक्रिया माय डियर स्टूडेंट्स, वियोजन अभिक्रिया वो 3 प्रकार की होती है। ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है? जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, जलाते हैं, नीचे से ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा देने पर उसके अंदर क्या होती है? ऊष्मा देने पर वो अपघटित होता है। जैसे आपका अभी ये आपने जो पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट वाला सूत्र है, सबसे सिंपल, गर्म करने पर तीर का चिन्ह लगाते हैं गर्म करने के लिए, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 बन जाएगी। ये अभिक्रिया हो गई ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, एक इसके अंदर है प्रकाशिक अपघटन। सबके साथ अपघटन या वियोजन लगेगा। प्रकाशिक अपघटन में क्या होता है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसको आप सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब आप इसको अपघटित करवाओगे तो Ag और Br2 में अपघटित हो जाएगा बच्चों। Br2 करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो Ag को भी 2 करना पड़ेगा। ये ब्रोमीन गैस है, ये बाहर निकल जाएगी सिल्वर के कारण, उसके ऊपर विशेष प्रकार का, आपने सुना होगा श्वेत श्याम फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती थी पहले, नेगेटिव से फोटो बनाने की, उस नेगेटिव से फोटो छापने की प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता था। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोगी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखो। तो ये है AgBr, जिससे अपघटित होकर Ag और Br2 बनता है। एक है विद्युत अपघटन माय डियर स्टूडेंट, विद्युत
अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होता है, विद्युत धारा का उपयोग करके पदार्थ को तोड़ा जाता है, जैसे H2O जल, जल का विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर हम लेंगे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, तो यहाँ पर जल क्या होगा, H2 प्लस O2 में अपघटित हो जाएगा। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब आप इस पर फोकस करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की मात्रा 2 गुनी है ऑक्सीजन से, ठीक है। विद प्रैक्टिकल आपकी बुक में लिखा हुआ है, जब आप एनोड और कैथोड पर प्राप्त करेंगे तो हाइड्रोजन आपको प्राप्त होगा कैथोड पर। कहाँ पर प्राप्त होगा, कैथोड पर, और ऑक्सीजन आपको प्राप्त होगा बच्चों एनोड पर। कहाँ पर प्राप्त होगा, एनोड पर। लेकिन आप देखोगे कि कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन, ये जो गैस होगी उसकी मात्रा दुगनी होगी, उसके पानी का स्तर एनोड की तुलना में कैथोड के अंदर जो पानी भरा होगा उसका स्तर इसकी तुलना में दुगना नीचे आ जाएगा, क्योंकि गैस यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बनती है। तो ये वियोजन अभिक्रिया अपनी 3 प्रकार की, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशिक अपघटन और विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अगर केवल वियोजन अभिक्रिया पूछे तो कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अगर आपसे स्पेशल इनमें से कोई पूछे तो आप उसमें बोले तो यही देंगे, प्रकाशिक बोले तो ये देंगे, या विद्युत अपघटन बोले तो ये देंगे, ठीक है। और ये सारी अभिक्रिया क्या है, बाहर से हम इनको उष्मा दे रहे हैं, इसलिए सारी उष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं, उष्मा का अवशोषण करके अपघटित होती हैं, इसलिए इन सबको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अपन उष्मा ग्रहण करती हैं अभिक्रिया, अभिक्रिया के दौरान उष्मा का उत्सर्जन नहीं होता, उष्मा का अवशोषण होता है बच्चों इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर एग्जाम 2022, विस्थापन रिएक्शन। विस्थापन रिएक्शन तीसरी अभिक्रिया अपनी, विस्थापन रिएक्शन। विस्थापन रिएक्शन में माय डियर स्टूडेंट बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, पहले मैं आपको बता दूं। देखो जो धातु होती है ना, मेटल, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, मेटल्स का अगर देखा जाए आपस में तो उनकी क्रियाशीलता अलग अलग होती है। मैं आपको बता दूं, देखो कुछ मेटल्स के बारे में, जिंक है और आपका लेड है, और आपका उस जिंक है, लेड है, फेरस है, Fe और कॉपर, इन 3 का ध्यान रखो। इनका ये क्रम है सक्रियता का, सक्रियता का। जिंक सबसे ज्यादा सक्रिय इन तीनों में, इन 3 का एग्जाम्पल आपके यूज होगा, ध्यान रखना है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो अगर किसी भी इनमें से किसी भी धातु का कोई यौगिक होगा, जैसे मैं कहूं कॉपर का यौगिक, कॉपर सल्फेट है एक, अब इन दोनों अभिक्रियाओं में, इन तीनों में से कोई भी कॉपर सल्फेट के साथ अगर अपन लोहा लें, Fe लें, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर धातु है, लोहा धातु इसके साथ क्रिया कर रही है, तो अधिक सक्रिय कौन सी है, लोहा। तो लोहा धातु इसको क्या कर देगी, इसके यौगिक से विस्थापित कर देगी और खुद इसका स्थान ले लेगी, FeSO4 प्लस Cu। कॉपर सल्फेट की जगह फेरस सल्फेट बन गया माय डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अधिक सक्रिय धातु ने एक कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया, कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैं बात करूं, अभी कॉपर सल्फेट लिया हमने, कॉपर सल्फेट के साथ अगर जिंक की रिएक्शन करवाएं तो भी अभिक्रिया होगी, जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में कॉपर फिर से अलग हो जाएगा। यही काम अगर अपन इस तरह से करें कि सर जिंक सल्फेट ले लें और इसके साथ कॉपर की रिएक्शन कराएं तो बच्चों क्या बनेगा, वो पूछ सकता है आपसे कि बताइए X क्या बनेगा, X। तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी बच्चों, क्योंकि अब देखो जिंक सल्फेट में जिंक धातु तो पहले से अधिक सक्रिय है, तो क्या कॉपर इसको विस्थापित कर पाएगी, नहीं। समझ आ रही बात आपको। तो यहां पर कॉपर कम सक्रिय, इसलिए जिंक सल्फेट को विस्थापित, जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगी, इसलिए नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। यह है अपनी विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा ध्यान दें, एक अधिक सक्रिय धातु किसी कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चौथी रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबसे आसान रिएक्शन परिभाषा के हिसाब से बच्चों को तुरंत याद रहती है। हमारी क्लास में भी हमने देखा, जब पढ़ा रहे थे बच्चों को, जब पूछते याद करवाया अभी परीक्षा के पास, तो बच्चों के सर द्विविस्थापन अभिक्रिया सबको याद है, वेरी गुड। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखो बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पर।
सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सल्फेट में -2 इसलिए सोडियम चाहिए 2, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम पर +2 होता है इसलिए क्लोरीन पर इनके जलीय विलयन को आपस में मिला दिया जाए तो बच्चों इनमें आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। वो कैसे होता है एक बार देख लो। सोडियम पर प्लस और सल्फेट का आयन होता है SO4-2, इधर बेरियम +2 और Cl पे माइनस, ठीक है। इसलिए ये तो 2 हैं और ये 2 हैं आवेश संतुलित के लिए। अब बच्चों क्या होगा, चाहे तो धन आवेश का विस्थापन करवा दो चाहे ऋण आवेश का, किसी एक को कर दो। ये धन आवेश इधर आ जाए और ये धन आवेश इधर चला जाए, आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। जहां क्लोरीन के साथ पहले बेरियम था वहां पे कर दो सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाएगा। और जहां पर सोडियम था वहां बेरियम कर दो तो बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। तो समीकरण में देखो अब आपको क्लोरीन 2 है, क्लोरीन को 2 करने के लिए 2 कर देंगे, सोडियम 2 है 2 हो गया, बाकी सब 1-1 है, समीकरण संतुलित हो गया। तो क्या हुआ बच्चों, यहां धनायन आयन, धन आयनों ने अपना स्थान एक्सचेंज कर लिया है, ऋणायन ने अपना स्थान एक्सचेंज कर लिया। की बात है, किसी को भी कुछ कह दो, सोडियम की जगह बेरियम आ गया, बेरियम सोडियम को अपनी जगह ले लिया। तो इस प्रकार से यहां क्या हुआ, जो आयन्स हैं धनायन या ऋणायन कुछ भी मान ले, एक को मान के कर लो, आयनों का आदान प्रदान एक्सचेंज जिस रिएक्शन में होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आयनों का आदान प्रदान होता है और इसमें जो बेरियम सल्फेट है इसका अवक्षेप भी बनता है बच्चों। क्या बनता है, अवक्षेप। अवक्षेप जानते हो, पात्र में कोई चीज को हम घोल दें, उसको थोड़ी देर हिलाना बंद कर दे, उसके बाद नीचे पेंदे में कुछ जमा हो जाए, वो अवक्षेप होता है। तो यहां अवक्षेप किसका बनेगा, बेरियम सल्फेट का बनेगा। किसका बनेगा बच्चों, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, ठीक है। तो ये थी अपनी रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अगली जो रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब इसमें अपने जो है अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं हैं। मैं चाहूँगा कि अब आपको बची हुई जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में जानकारी कल दें, तो आप सभी बढ़िया शानदार तरीके से लगे रहें अपनी तैयारी में, किसी प्रकार की कोई कोर कसर ना छोड़ें। इस दौरान जो बच्चे ढीले पड़ जाएंगे, पढ़ाई को थोड़ा लूज कर देंगे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। जो आपने अपनी पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान जो आपने पहले पढ़ा है, सबसे पहले उसका रिवीजन करते रहिए। नई किसी भी चीज़ के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको नोट्स जो लिखाए गए थे उनको पढ़ना है। जो आपने परीक्षा से पहले, अब से पहले जितनी चीज़ें आपको तैयार करवाई गई थी, अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया जिस तरीके से आपको बताया गया था, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा अच्छे अंक प्राप्त करने से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद कि आपका एग्जाम अच्छा हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।